हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीत एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाऊंगी, जिसमें ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, जिसमें से मेरे ये शॉर्ट नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, जिसमें से ही आपके सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो है वो कवर कराएंगे। फ्रेंड्स, इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में बनाया है, आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वीडियो को देख के ही हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए, तो हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में आपने सुना ही होगा। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। उनका पूरा नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम था सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 563 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स, पहले जो है ये सन है वो उल्टे चलते थे, इसलिए जो इनका जन्म स्थान है वो 563 ईसा पूर्व है। और इनकी जो मृत्यु का दिनांक है वो है 483 ईसा पूर्व। क्योंकि एक राजा के घर पैदा हुए थे, इसलिए इनको इनके पिताजी ने बहुत सी लाड प्यार से पाला था। और इनकी माता का देहांत जो है इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद हो गया था फ्रेंड्स। इसलिए क्या है, इनका जो इनकी माता के देहांत के पश्चात जो है इनके पिता इनके लिए काफ़ी चिंतित हो गए थे। और इनका जो पालन पोषण था, इनकी जो मौसी थी जिनका नाम गौतमी था, इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और फ्रेंड्स, इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए जो उनका नाम गौतमी था तो इनको गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ गया। इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। और 16 वर्ष की आयु में क्या था, महात्मा बुद्ध जो थे इनका विवाह करवा दिया गया। और इनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोधरा है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का जो नाम था वो क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जन्म इनकी मृत्यु का जो स्थान है, जिसे हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, मृत्यु के स्थान को हम क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो ये इनका यूपी के कुशीनगर में जो है इनके जो स्तूप है वो बनवाए गए इनकी मृत्यु के पश्चात। क्योंकि इनके पिता ने इनको बहुत ही लाड प्यार से पाला था, इसलिए इनको क्या कभी बाहर नहीं जाने दिया, कभी मुसीबतों का। इनके पिताजी ने इनको बहुत ही लाड प्यार से पाला था, इसलिए इनको कभी भी जो है बाहर नहीं जाने दिया था। इसलिए ये कभी भी किसी समस्या को इन्होंने अपनी लाइफ में फेस ही नहीं किया था। ठीक है, ये जो पहली बार बाहर गए, अपने घर से बाहर निकले, तो इनकी एज क्या थी? जो 29 ईयर्स की एज में क्या था, ये अपने घर से बाहर निकले थे। और इनका जो सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना। कई बार एग्जाम में क्या होता है, उनके सारथी का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनके सारथी का नाम था चन्ना। ये जो सारथी है इनका इनके साथ था जब ये बाहर गए पहली बार 29 साल की आयु में भ्रमण के लिए। तो ये 4 घटनाएं थी। 4 घटनाएं कई बार क्रम में भी, सीक्वेंस में भी पूछ ली जाती है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की जो पहली घटना थी वो कौन सी थी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो घटना थी, इन्होंने क्या, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। तो वृद्ध व्यक्ति को भी इन्होंने पहली बार ही देखा था। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो उनके सारथी ने बताया कि ये लाइफ का एक स्टेज है जब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बूढ़ा हो जाता है। ये देख के ये महात्मा बुद्ध जो हैं वो बहुत ही परेशान हो गए, दुखी हो गए थे। उसके बाद जो सेकंड घटना थी, उन्होंने क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति, एक कोढ़ी व्यक्ति जा रहा था। तब उन्होंने उस कोढ़ी व्यक्ति को देखकर अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो सारथी ने बताया इनको कि ये कोढ़ी व्यक्ति है। क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में कई बार क्या होता है, वो बीमार भी पड़ता है। तो इसको देख के भी ये काफ़ी दुखी हो गए। तो और जो तीसरी घटना थी इनके जीवन की, वो क्या थी कि इन्होंने एक शव यात्रा देखी, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उनकी शव यात्रा जा रही थी। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, शव यात्रा को देख के भी ये बहुत दुखी हुए कि क्या एक लाइफ का ऐसा भी स्टेज है कि जब मनुष्य मृत हो जाएगा। तो इसको देख के काफ़ी दुखी हुए वो। और इसके बाद एक साधु महात्मा ने सन्यासी को देखकर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन व्यक्ति है। तो उसको देख के उनके सारथी चन्ना ने उनको बताया कि सन्यासी व्यक्ति ये अपनी मतलब कि सभी मोह माया दुखों से दूर है। तो उसको देख के भी उनको काफ़ी मतलब कि उनको सन्यासी व्यक्ति को भी देख के वो काफ़ी दुखी हुए। मतलब
उस सन्यासी को देख के भी उनके मन पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद जो गौतम बुद्ध थे इन 4 ही घटनाओं से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। फिर वो जब अपने घर आए, अपने महल में आए, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी क्या है इस संसार की मोह से, दुखों से, सभी से दूर चला जाऊंगा। तो इसलिए क्या किया था उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। और उनके गृह त्याग का प्रतीक जो है वो पूछ लिया जाता है कई बार, तो उनके जो गृह त्याग का प्रतीक है वो एक घोड़ा था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। और इनका जन्म स्थान मैंने आपको बता ही दिया कि नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और साथ ही जब वो अपने घर को त्याग करके गए थे तो सबसे पहले वो कहाँ पर गए थे, कि बिहार में निरंजना नदी है, बिहार के निरंजना नदी के किनारे क्या हुआ था इनको, ये सबसे पहले वहाँ पर गए थे। उसके बाद इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने दुखों का कारण कई बार एग्जाम में आ जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जीवन के दुखों के कारण किसको बताया है, तो ये है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है इच्छाएं, जो व्यक्ति की इच्छाएं होती है जितनी भी, उसको तृष्णा कहा जाता है। इन्होंने जो अपना गृह त्याग किया था उन्होंने किया था 29 वर्ष की आयु में। और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के पश्चात इनको 6 साल लग गए ज्ञान की प्राप्ति करने में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने, तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है वो दिया था सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे हम देख लेते हैं। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने हरियाणा का भ्रमण किया, ये हमें किससे पता चलता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो ये हमें दिव्यवदान और पंचसूदनी नाम के 2 ग्रंथ है जिससे हमें पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने यहाँ पर आके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था हरियाणा में। और उसके बाद ये है कि हरियाणा में बुद्ध ने धर्म का प्रचार जो है कौन कौन से स्थानों पर किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार। तो इसका आंसर ये है कि हरियाणा में जो बौद्ध थे उन्होंने, बुद्ध ने जो है रोहतक और अग्रोहा कहाँ पर है, अग्रोहा जो है वो हिसार में स्थित है। अग्रोहा जो है वो प्राचीन समय में महाराजा अग्रसेन की जो है वो राजधानी थी। ठीक है, वहाँ पर आकर बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया था। उसके बाद हम देख लेते हैं। और महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने अपने शरीर का त्याग कहाँ पर किया था, कुशीनगर यूपी में। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। उन्होंने जहाँ पर अपने शरीर का त्याग किया था। और क्वेश्चन ये भी हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एचटेट और एचएससी के एग्ज़ाम में, कि जो चनेटी का स्तूप है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्तूप किसे कहते हैं। स्तूप होते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के बॉडी के पार्ट्स रखे गए हैं, उसको स्तूप कहा जाता है। जो चनेटी का स्तूप है, अगर एग्ज़ाम में ये आए कि उसका निर्माण कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर है कि अम्बाला में। और वर्तमान समय में अगर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में चनेटी का स्तूप हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो वर्तमान समय में जो यमुनानगर जिले में है, क्योंकि जो है अम्बाला से अलग होकर यमुनानगर जिला बन गया था 1989 में। हाँ, नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अशोक। तो हमें अशोक को ही डिटेल में पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। पर जो अशोक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के थे। मौर्य वंश में से वो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। और ये ही जो है बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हुए। क्यों हुए, क्योंकि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ पे है, उड़ीसा में है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मारकाट हुई थी। और अशोक का जो है वो हृदय परिवर्तन हो गया था इतनी ज़्यादा हिंसक लड़ाई को देख के। और जो अशोक थे वो शिलालेखों का प्रचलन करने वाले पहले सम्राट थे। अशोक ने टोटल स्तंभ लेख जो हैं, टोटल स्तंभ लेख 11 स्तंभ लेख बनवाए थे, जिसमें से और 7 शिलालेख बनवाए थे। 11 स्तंभ लेखों में से जो 2 हैं वो अशोक ने जो है हरियाणा में बनवाए थे। तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि हरियाणा में उन्होंने, अशोक ने कौन से स्तंभ बनवाए थे। तो
दो स्तंभ कौन कौन से थे, एक तो था टोपरा का स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख था दूसरा, और दूसरा हमारा था कौन सा, कीर्ति स्तंभ लेख। एक टोपरा स्तंभ लेख और दूसरा कीर्ति स्तंभ लेख। जो टोपरा स्तंभ लेख है इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था अम्बाला में। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि अम्बाला और यमुनानगर पहले एक ही ज़िला हुआ करते थे, और उसके बाद 1989 में क्या हुआ था, जो अम्बाला एक अलग ज़िला बन गया था। और वहीं पर टोपरा में ही जो है वो अशोक चक्र है, 30 फुट ऊंचा जो है अशोक चक्र रखा गया है। और इसी टोपरा स्तंभ को चुरा के जो है फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के है, फिरोज शाह तुगलक जो है इस टोपरा स्तंभ को चुरा के अपने साथ दिल्ली ले गया था, इसलिए इसको स्तंभ चोर भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ को हिसार कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक जो है कीर्ति स्तंभ को हिसार में ले गया था। उसके बाद हिसार में लाट की मस्जिद कहाँ है, ये क्वेश्चन भी आता है, लाट की मस्जिद कहाँ है, तो लाट की जो मस्जिद जो है वो हिसार में स्थित है। और लाट की मस्जिद में जो है वो कीर्ति स्तंभ को रखा गया है, और उर्दू भाषा में जो है लाट को ही स्तंभ कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको लाट की मस्जिद कहते हैं। और अब है जैन धर्म। जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म के जो संस्थापक है वो हैं महावीर स्वामी। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जैन मूर्तियाँ जो है कहाँ से प्राप्त हुई, तो जैन मूर्तियाँ जो है हरियाणा के हांसी नामक स्थान से प्राप्त होती हैं। अब है वर्धन वंश। वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं वो है पुष्यभूति। पुष्यभूति एक सामंत थे। पुष्यभूति ने हरियाणा के किस स्थान को अपने राजधानी बनाया, तो थानेश्वर नामक स्थान को क्या है, प्राचीन समय में थानेसर का नाम जो है वो थानेश्वर था। थानेश्वर नामक स्थान पे को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, और यहीं पर जो है पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग है। जो मंदिर का निर्माण करवाया था, महादेव मंदिर का निर्माण वो पुष्यभूति ने करवाया था, लेकिन जो यहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ वो पांडवों द्वारा निर्मित था। और ये हरियाणा का पहला शिवलिंग है। पूरे हरियाणा में सबसे पहले थानेश्वर में शिवलिंग जो है वो प्राप्त हुआ। और पुष्यभूति के बाद जो है वो प्रभाकर वर्धन सम्राट बना। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी का नाम है वो क्या है, यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। पुष्यभूति के बाद जो है प्रभाकर वर्धन जो है सम्राट बना। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु जो है वो 605 ईस्वी में हुई। प्रभाकर वर्धन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। जो प्रभाकर वर्धन है उसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और उसकी एक पुत्री थी राजश्री जिसका नाम था। और उसका जो दामाद था उसका नाम था गृहवर्धन, और ये कन्नौज का राजा था। इसके दो शत्रु भी हैं, जिसका नाम, एक का नाम है शशांक और दूसरे का नाम है देवगुप्त। देवगुप्त जो है वो मालवा का राजा था, और जो शशांक है वो है मगध का सम्राट था। मगध कहाँ पर है, मगध जो है वो है बंगाल में। मगध जो है वो बंगाल में था प्राचीन समय में। और जो गृहवर्धन था, जो इसका प्रभाकर वर्धन का दामाद है, वो कहाँ का राजा था, वो कन्नौज का राजा था। यही कन्नौज है जिस पर वो आक्रमण करके इसे शशांक जो है इस पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए इसने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इसके साथ युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में क्या था, जो शशांक और देवगुप्त थे वो एक साथ लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि ये प्रभाकर वर्धन के शत्रु थे। तो शशांक और देवगुप्त ने इनके साथ लड़ाई की, गृहवर्धन के कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इनकी पत्नी जो थी राजश्री को किडनैप कर लिया था। इसके बाद जो है देवगुप्त जो बंगाल का नवाब था, जो मालवा का किंग था, उसने गृहवर्धन का वध कर दिया। और जो शशांक था उसने पूरे इस पे कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो है वो राज्यवर्धन का वध जो है शशांक द्वारा कर दिया गया। इस युद्ध में जो है राज्यवर्धन और गृहवर्धन एक साथ थे, और शशांक और देवगुप्त एक साथ लड़ाई कर रहे थे। तो राज्यवर्धन का जो वध है वो शशांक द्वारा किया गया था 606 ईस्वी में। यहाँ पे जो शासन काल है, जो प्रभाकर वर्धन थे 605 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो राज्यवर्धन का वध शशांक द्वारा कर दिया गया, इसलिए जो इनका शासनकाल सिर्फ 1 साल का था, 605 से लेकर 606 ईसा पूर्व तक। इसके बाद जो हर्षवर्धन है,
हर्षवर्धन के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इस युद्ध में हर्षवर्धन ने अभी भाग नहीं लिया था, इसलिए जो है इसमें देवगुप्त भी मारा गया था राज्यवर्धन के हाथों। राज्यवर्धन ने जो है वो देवगुप्त को मार दिया था। और इसके बाद जो है जो बच जाते हैं वो कौन कौन थे। एक तो हो जाता है कि हर्षवर्धन इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस युद्ध में। उसके बाद शशांक ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया देवगुप्त, गृहवर्धन और राज्यवर्धन की हत्या करने के पश्चात। अब ये जो राज्यवर्धन और गृहवर्धन जो था उसकी हत्या करने के पश्चात शशांक ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया था और राजश्री जो राज्यवर्धन की बहन थी और हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की जो बहन थी उसको किडनैप कर लिया था। फिर क्या होता है कि जो दुर्गावती है वो हर्षवर्धन की वाइफ का नाम है। और बाण भट्ट एक फेमस कवि है जो हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि है। अब हर्षवर्धन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हरियाणा जीके के लिए। और हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो 606 से लेकर 647 तक रहा है। और 16 वर्ष की आयु में जो हर्षवर्धन है वो सम्राट बन गया था। जब राज्यवर्धन जो इसके बड़े भाई थे उनकी हत्या शशांक द्वारा कर दी गई, उसके बाद जो है हर्षवर्धन वहाँ के सम्राट बन गए। राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने अपनी जो सेना है वो तैयार कर ली। अपनी सेना में 1 लाख घोड़े और 60,000 हाथियाँ, 1 लाख घोड़े और 60,000 हाथी को इन्होंने अपनी सेना में शामिल किया। साथ ही इन्होंने जो है महासेनापति सिंहनाथ को बनाया। इसका नाम भी, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं फ्रेंड्स ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी प्रीवियस ईयर हरियाणा के पेपर में आए हुए हैं और एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इनका जो जन्म है हर्षवर्धन को 590 ईसा पूर्व में हुआ था। अपनी सेना को तैयार करने के पश्चात जो हर्षवर्धन है वो आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया शशांक के पास। कन्नौज पर शशांक ने कब्जा कर लिया था और उसकी बहन जो राजश्री थी उसको किडनैप कर लिया था। एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम क्या था, दिवाकर। जो दिवाकर नाम का एक बौद्ध भिक्षु था जो कि हर्षवर्धन का ही मित्र था। इनकी सहायता से, दिवाकर की सहायता से इन्होंने अपनी बहन का पता लगाया था कि उसको शशांक ने कहाँ पर बंदी बना के रखा है। जो मगध का राजा था ये शशांक, उसका जब वध कर दिया था हर्षवर्धन ने, तब जाके इनको कौन सी उपाधि मिली, मगध राज की उपाधि मिली थी हर्षवर्धन को। उन्होंने क्या थी, हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या करके उसके बाद कन्नौज को वापस अपने कब्जे में ले लिया और अपनी बहन को भी छुड़वा लिया। इसके बाद ये चीनी यात्री जो हेन त्सांग है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हेन त्सांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये शासनकाल हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो भारत में आया था। और हरियाणा में वो कब तक रहा था ये पूछा जाता है। तो हरियाणा में जो है वो 634 ईसा पूर्व से लेकर 644 ईसा पूर्व तक रहा था। और ये हरियाणा में कौन से स्थान पे आया था, क्योंकि हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो थानेसर थी, इसलिए वो थानेसर में ही आया था। जो चीनी यात्री हेन त्सांग था उसने हर्षवर्धन को कौन सी उपाधि दी थी, महायान की उपाधि दी थी। और हेन त्सांग के द्वारा रचित जो ग्रंथ है चीनी ग्रंथ, उसका नाम क्या है, CUK। इसके ग्रंथ का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CUK ग्रंथ लिखा था हेन त्सांग ने। और उसके बाद क्या है कि थानेसर और हर्षवर्धन का जिक्र भी इसी ग्रंथ में किया गया है चीनी यात्री हेन त्सांग के द्वारा। यहीं से हमें पता चलता है कि चीनी यात्री जो हेन त्सांग वो यहाँ पे हरियाणा में आया था। उसके बाद है कि हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो कौन सी थी, पहले तो थानेसर थी, उसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है वो कन्नौज को भी बाद में बना लिया था जब उसने शशांक का वध कर दिया था। और इसके बाद हर्षवर्धन की 3 इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। सबसे पहले है रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शिका और तीसरा है नागानंद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। नेक्स्ट इसमें बाण भट्ट कौन था, ये जो हर्षवर्धन था उसके दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट की 2 रचनाएं हैं जो एग्जाम में आती है, एक तो हर्षरित और दूसरा है कादम्बरी।
और हर्ष जो है, हर्ष का टीला भी पूछा जाता है कि हर्ष का टीला जो है वो कहाँ पर है, तो हर्ष का टीला जो है वो थानेसर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा ये गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार से बस थोड़े से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसके संस्थापक कौन थे, नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक थे। इसके सबसे इम्पोर्टेंट राजा जो है उसका नाम क्या है, राजा भोज। इसको मिहिर भोज भी कह सकते हैं, मतलब दूसरा नाम मिहिर भोज था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मिहिर भोज वो कौन सी शताब्दी के राजा थे, तो मिहिर भोज जो है वो 9वीं शताब्दी के राजा थे। और इसमें पूछा जा सकता है कि मिहिर भोज के शासनकाल में घोड़ों का व्यापार कहाँ पर होता था, हरियाणा के कौन से स्थान पर, तो घोड़ों का जो व्यापार है वो पेवा नामक स्थान पर होता था। ठीक है, ये घोड़ों का व्यापार जो किसके शासनकाल में होता था, तो ये जो है इसके मिहिर भोज के शासनकाल में घोड़ों का व्यापार होता था। नेक्स्ट है इसमें तोमर वंश। तोमर वंश में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जयपाल। तोमर वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जाउल, या इसे जाडल भी बोल सकते हैं। और तोमर वंश का हरियाणा स्टेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है राजा वह है जयपाल। जयपाल का शासनकाल कब से कब तक का था, तो जो जयपाल है उसका शासनकाल जो है वो 1005 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक रहा। और जयपाल ने राजधानी अपने किसको बनाई थी, थानेसर को अपनी राजधानी बनाई। साथ ही जयपाल के शासनकाल में ही महमूद गजनवी जो है वो भारत में आया था, और ये भारत को लूटने के लिए आता था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उसको तोड़ा था। मंदिर को तोड़ने के बाद जितने भी हीरे जवाहरात थे सारा वो जो महमूद गजनवी अपने साथ लूट के लेके चला गया था अफ़गानिस्तान में। और गजनवी ने जो हरियाणा पर जो आक्रमण कब किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हरियाणा पर आक्रमण जो है वो किया था 1009 में। जयपाल के शासनकाल में ही महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहा था क्योंकि जयपाल ने उसको पराजित कर दिया था। फिर 1014 में जयपाल को बंदी बना लिया और स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है वो महमूद गजनवी ने तोड़ दिए। मंदिर जो है उसने तोड़ दिए। सबसे पहले उसने 1009 में किया था आक्रमण, लेकिन वो असफल रहा था। सेकंड टाइम उसने क्या किया, 1014 में आक्रमण किया, जिसके बाद क्या है जयपाल को उसने बंदी बना लिया और थानेश्वर का जो मंदिर था महादेव का उसने वो तोड़ दिया था। 5 साल के बाद उसने दोबारा आक्रमण किया था। उसके बाद है कि जो गजनवी था महमूद गजनवी, उसने महाराजा चक्रस्वामी की मूर्ति को भी कहाँ पर तोड़ दिया था, कुरुक्षेत्र महाराजा चक्रस्वामी की मूर्ति थी उसको तोड़ा। और इसकी मृत्यु जो है 1030 में कुष्ठ रोग के कारण हो गया था, मतलब कोढ़ के कारण। फिर गजनवी का बेटा इसके बाद जो है शासक बना और उसका क्या नाम था, मसूद था उसका नाम। 1030 में वो मतलब वो सम्राट बना था। शासक बनने के बाद उसने भी आक्रमण किया था हरियाणा पे। उसके बेटे महमूद गजनवी के बेटा जो था उसने भी आक्रमण किया था। 1037 ईस्वी में उसने हरियाणा के हाँसी पर आक्रमण किया था। और जो हाँसी का राजा था कुमारपाल, वो 12 दिन तक लड़ा था, उसके बाद वो भाग गया था मैदान छोड़ के। उसके बाद क्या था, जो मसूद ने हाँसी पर कब्जा जो है 1037 ईस्वी में कर लिया। और कुमारपाल जो है वो कहाँ भाग गया था, क्योंकि इसके पिता की राजधानी जो थानेसर थी, इसलिए वो कहाँ पे भाग गया था, थानेसर भाग गया था। और मसूद की जो मृत्यु है वो हुई थी 1041 ईस्वी में। उसके बाद है जो तोमर वंश का राजा अनंगपाल था, उसको सूरजपाल भी कहा जाता है। जो सूरजपाल था इसी ने जो है वो दिल्ली को बसाया था। और पहले जो दिल्ली है, दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था, ढिल्ली नाम से इसे पुकारा जाता था। और अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया। और सूरज कुंड का निर्माण जो है फरीदाबाद में करवाया था अनंगपाल यानी सूरजपाल ने ही। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था और सूरज कुंड जो है कहाँ पे है, ये कई बार पूछ लिया जाता है।
ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और जितने भी ये मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और इसमें से ही हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन्हीं में से बनने वाले हैं। इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको खिलजी वंश, गुलाम वंश और चौहान वंश के बारे में करवाऊँगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।